नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बुशवाई सौरभ में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, इसको लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 राजस्व विभाग के लिए नियमों का एक संग्रह है, जिसके आधार पर राजस्व विभाग के सभी कार्यों को किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में जो ये संहिता लागू है, इसके पहले क्या कोई संहिता लागू नहीं थी? क्या कोई अधिनियम नहीं था जिसके द्वारा राजस्व विभाग के कार्यों को किया जाए? दोस्तों, 1950 के पहले हमारे देश में जमींदारी प्रथा लागू थी। 1950 में हमारे देश में जमींदारी प्रथा का जब उन्मूलन हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू हुआ। यानी उस अधिनियम के द्वारा राजस्व के कार्यों को किया जाना शुरू हुआ। दोस्तों, पहले क्या था कि किसी जमींदार के पास कितनी जमीन होगी, इसका कोई निर्धारित अंकन नहीं था। यानी उनके पास 100 बीघा हो चाहे 200 बीघा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जमींदार थे। लेकिन जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, जब उसका विनाश हुआ, जब ये अधिनियम लागू हुआ, तब इन सभी व्यक्तियों के लिए, जो उत्तर प्रदेश में सभी व्यक्तियों के लिए एक सीमा जोतों की एक सीमा निर्धारित की गई। दोस्तों, जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, तब हमारे देश में इस अधिनियम के द्वारा जोत की सीमा को निर्धारित किया गया। दोस्तों, उस अधिनियम में बहुत से ऐसे अधिनियम थे जो हमारे राज्य के लिए एक वरदान की तरह थे। लेकिन दोस्तों, उस अधिनियम में कुछ कमियां भी थी। उन कमियों को दूर करने के लिए इस संहिता की जरूरत पड़ी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 39 अधिनियम थे, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियम 1950 और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 था। दोस्तों, उन अधिनियमों को एक संहिता में संहिताकरण करने के लिए जरूरत पड़ी, जिसको एक सरलीकरण एवं संगत तरीके से उपयोग में लाया जा सके। दोस्तों, इसी जरूरत को लेकर के 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, जिससे 39 अधिनियमों के स्थान पर एक संहिता बनाई गई। दोस्तों, क्या हुआ कि विधानसभा का समय समाप्त हुआ और ये धरा का धरा रह गया। फिर क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही आगे चलते 1980 में दोस्तों फिर से विधानसभा का गठन होता है, लेकिन उस विधानसभा वाले गठन में भी ये संहिता पारित न हो सके। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है कि संहिताकरण की प्रक्रिया स्थगित हो गई और 1998 में संहिता विधेयक राज्य विधि आयोग को आख्या और इसे पुनः प्रारूपित करने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, 2000 में 22 दिसंबर को इसे विधानसभा को प्रेषित कर दिया गया और इसी के संबंध में 2006 में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। फिर उस विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए रिजर्व कर दिया गया। राष्ट्रपति ने 2012 में इस पर सहमति प्रदान की। दोस्तों, 2006 से लेकर के 2012 तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 और भू राजस्व अधिनियम 1901 में अनेक संशोधन किए गए। उन संशोधनों के पश्चात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के संबंध में अनेक विधि सिद्धांत पारित किए गए। दोस्तों, ये मैंने बताया कि राज्य संहिता की शुरुआत कैसे हुई और कब जाकर के राज्य संहिता बना, यानी 2006 में कैसे ये बना। दोस्तों, इसके बाद न्यायालय के आदेश के उपरांत एक समिति का गठन हुआ। उस समिति के उपरांत अंत में जाकर के उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 11 फरवरी 2016 को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण विशेषता राजस्व अधिकारी की नियुक्ति। यानी राजस्व अधिकारी मतलब क्या? न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए संहिता के अधीन अपर आयुक्त महोदय का, यानी अपर आयुक्त न्यायिक धारा 11(4) में, अपर जिलाधिकारी न्यायिक का धारा 12(5) में, उप जिलाधिकारी न्यायिक का धारा 13(6) में एवं तहसीलदार न्यायिक का धारा 14(2) में तथा तहसीलदार न्यायिक का धारा 14(2) के अधीन नियुक्ति किया जाता है। दोस्तों, इन अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की जाती है? दोस्तों, इन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य संहिता में जो धाराएं दी गई हैं और उनसे संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों को आसान करने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति को किया जाता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता मिनजुमला नंबरों का भौतिक विभाजन होता है। दोस्तों, मिनजुमला नंबर किस प्रकार का नंबर होता है? खतौनी में दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक नंबर जो पूर्ण संख्या के रूप में होता है और एक संख्या जो क, ख या मी के रूप में दर्शाया गया होता है। दोस्तों, इन नंबरों का खतौनी में तो विभाजन किया गया होता है,
खतौनी में विभाजित किया गया होता है, लेकिन इनका भौतिक रूप से विभाजित नहीं होता है। यानी खतौनी में तो विभाजन है, लेकिन भौतिक रूप से इसका विभाजन नहीं किया गया होता है। खतौनी में विभाजन होने के उपरांत और मौके पर या भौतिक विभाजन न होने के कारण यह बहुत सी विवाद का कारण भी बनता है। अगर मान लीजिए तब क्या होता है, इससे विभाजन न होने से मुकदमेबाजी की संख्या बढ़ती है। इसीलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 32 के अंतर्गत मिनजुमला नंबरों के विभाजन संबंधी प्रावधान को दिया गया है। दोस्तों संहिता में तो यह भी प्रावधान दिया गया है कि इसके संबंध में राजस्व अधिकारियों के द्वारा स्वतः इसका विभाजन किया जाएगा और इसके लिए पक्षकारों के आवेदन करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन वर्तमान समय में आप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में धारा 32 के अंतर्गत वाद दायर करके अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो स्व खातेदारों के अंशों के विभाजन से संबंधित है। दोस्तों वर्तमान समय में यह प्रक्रिया तहसील स्तर से या पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसको रियल टाइम खतौनी के नाम से भी वर्तमान में जाना जा रहा है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि स्व खातेदारों के अंशों का जो पहले क्या था, दोस्तों पहले क्या था कि खतौनी में स्व खातेदार जितने भी लोग थे उनका अंश खतौनी में नहीं था, उसमें खतौनी में अंश शो नहीं करता था। लेकिन वर्तमान समय में रियल टाइम खतौनी होने की वजह से ये खातेदारों का अंश जो है वो खतौनी में दिखाई देगा और इसके जरिए वे अब जान सकेंगे कि किस खातेदार का कितना अंश है। दोस्तों इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 31(2) को दिया गया है। दोस्तों खतौनी में अंश लग जाने के उपरांत जो खातेदारों के बीच मुकदमेबाजी होती है इसकी भी संख्या बहुत ही अधिक कम हो जाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है गलती एवं लोप का सुधार। इस संहिता में गलती एवं लोप का सुधार जो है वो धारा 38 के अंतर्गत दिया गया है और जिसे बहुत ही आसान और समयबद्ध बना दिया गया है। दोस्तों चाहे नक्शे की त्रुटि हो, चाहे खसरे की त्रुटि हो, चाहे खतौनी की त्रुटि हो, इन सभी त्रुटियों को इस धारा 38 के तहत सुधार किया जा सकता है। दोस्तों कोई भी फर्जी प्रविष्टि या छल या कूट रचित साजिश को जो कि इस अभिलेख में किया गया है उन सभी कूटरचित छल को इस 38(5) यानी धारा 38(5) के तहत खारिज किया जा सकता है। यानी कुछ भी अगर गलती हुई है, किसी भी प्रकार से कोई अगर गलत तरीके से अपना खतौनी में नाम दर्ज करा लिया है या कुछ भी गलतियां कोई किया गया है तो धारा 38(5) के तहत उसे जो सही काश्तकार होंगे उनका नाम को संरक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का अगला महत्वपूर्ण विशेषता जो है, अगले क्रम में महत्वपूर्ण विशेषता जो है कि अभिलेख एवं सर्वे क्रिया का प्रावधान किया गया है। दोस्तों वर्तमान समय में ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण आबादी के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों यह सर्वेक्षण स्वामित्व योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। दोस्तों इस योजना को यानी जो ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण जो कार्य किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 43 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। दोस्तों संहिता की धारा 43 के अंतर्गत आबादी स्थलों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों पहले क्या था कि आजादी के पहले और आजादी के पश्चात कृषि भूमि का जो जोत भूमि था उसका चकबंदी किया गया, लेकिन आबादी की भूमि का कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया। कुछ गांवों में आबादी के सर्वेक्षण किए गए लेकिन उसे राजस्व विभाग के नक्शे में चित्रित नहीं किया गया। दोस्तों वर्तमान समय में जो स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वेक्षण का कार्य किया गया है, इससे क्या होगा दोस्तों कि आवासीय लोग जो होंगे अपने कब्जे को लेकर के उनके बीच में जो विवाद होते रहे हैं वह बिल्कुल समाप्त या बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण विशेषता खाली भूमि का आवंटन करने के संबंध में है। दोस्तों पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 जो था उसके अंतर्गत जब भूमि आवंटन होते थे तो यह नहीं देखा जाता था कि मौके पर भूमि खाली है या नहीं, उसको आवंटित कर दिया जाता था। लेकिन उससे क्या था कि हो सकता था मौके पर जमीन न खाली होने की वजह से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इस संहिता के लागू हो जाने के उपरांत खाली भूमि का ही आवंटन सुनिश्चित किया जा सकेगा और इससे क्या होगा कि जो भी आवंटी होंगे उनको तुरंत मौके पर कब्जा मिल सकेगा। इस आवंटन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 63 में की गई है। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जो भी आवंटन किया जाएगा उसमें पत्नी का समान अंश होगा। यानी अगर किसी पति को आवंटन मिला है तो उसमें पत्नी का भी अंश समान रूप से होगा। इस संहिता में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों संहिता की धारा 64 और 127 में पत्नी को स्व आवंटी के रूप में बनाने की बात की गई है। यानी स्व आवंटी के रूप में पत्नी को बनाया जाएगा और उसे उस अंश में समान हिस्सा मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण विशेषता
धारा 67 क, यानी किसी काश्तकार का अगर 29 नवंबर 2012 के पूर्व का किसी प्रति बंजर ऊसर की जमीन पर यदि अब मकान बना हुआ है तो उन्हें उस घर का बंदोबस्त प्रदान किया जाएगा, यानी वह जमीन उनके नाम पर दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, यह प्रावधान केवल 67 क के तहत किया जाएगा। 132 लैंड, जो पूर्व में 132 लैंड था, यानी धारा 77 की भूमि के लिए आवंटन की सुविधा नहीं है। 29 नवंबर 2012 को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपति की संहिता पर स्वीकृति मिली थी। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि असामी को असंक्रमणी भूमिधर के रूप में बदला जा सकेगा, यानी यदि कोई असामी है तो उसे असंक्रमणी भूमिधर के रूप में भी बदल सकते हैं। यानी इसके संबंध में कौन सी धारा दी गई है? दोस्तों, इसके संबंध में धारा 76 घ दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोक उपयोगी भूमि की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो यानी दोस्तों, धारा 77 जो पूर्व में 132 धारा 132 था, उससे संबंधित भूमि का भी बदलाव इस धारा के अंतर्गत किया जा सकेगा। दोस्तों, पहले क्या था कि हम 132 लैंड की भूमि का बदलाव नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में 132 लैंड का भी कुछ विशेष प्रयोजन के अंतर्गत किया जा सकेगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी SC ST व्यक्ति के द्वारा अपनी भूमि का विक्रय करने के संबंध में भी प्रावधान दिया गया है। यानी इसके संबंध में राष्ट्र संहिता की धारा 98, यानी SC के लिए 98 और ST के लिए 99 दिया गया है। दोस्तों, इसके संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा SC जाति का या ST जाति का कोई आवेदक आवेदन करके अपनी भूमि को अन्य जाति में विक्रय कर सकता है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अविवाहित पुत्री का भी अपने पिता के उत्तराधिकार में प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार होगा, यानी पिता की मृत्यु के उपरांत अविवाहित पुत्री का भी पुत्रों की भांति ही अंश निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि GPS संबंधी और ETS मशीन के प्रयोग को भी किया जाएगा। वर्तमान में ETS मशीन के द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ETS मशीन के द्वारा भी मौके पर सीमांकन का कार्य किया जाएगा। GPS का कार्य वर्तमान में किया गया है, जिसके द्वारा सभी सैद्धा पत्थरों का GPS लोकेशन लिया जा रहा है और इस जो सैद्धा पत्थर हैं उन्हें लगाया भी जाएगा। अभी कुछ जिलों में लग भी रहा है और कुछ जिलों में अभी यह कार्य होना बाकी है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण विशेषता कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में जो भी धाराएं दी गई हैं और उसके संबंध में न्यायालय के जो भी कार्य हैं उसके लिए समयबद्ध निस्तारण का भी प्रावधान किया गया है। यानी कुछ धाराएं ऐसी हैं, जैसे धारा 24, यानी जो पत्थर नसब कहते हैं, जिसे सीमांकन कहा जाता है, उसके लिए 3 माह का प्रावधान किया गया है। जो दोस्तों जो नामांतरण होता है, यानी खारिज दाखिल के लिए जो समय दिया गया होता है, अविवादित मामलों में 45 दिन और विवादित मामलों में 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों, नक्शा खसरा खतौनी जो शुद्धिकरण के लिए है, धारा 38 के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अनियमित आवंटन जो कर दिया जाता है, यानी पट्टे की भूमि का जो जांच किया जाता है, यानी धारा 66, इसके लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया है, यानी 6 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के संबंध में जो धारा 67 के तहत बेदखली का वाद दाखिल किया जाता है, उसके लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की कैसे शुरुआत हुई और उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको मैंने आपके सामने बताया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।